हेलो एवरीवन, मैं हूं ओम प्रकाश आपके साथ। और आज हम एनसीईआरटी +2 ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट के मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर। स्टार्टिंग करते हैं हम इसके मानव भूगोल की जो आपने शाखाएं पढ़ी होगी भूगोल की मुख्य, उसमें जो पहली है भौतिक भूगोल और दूसरी है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के बारे में आप +1 क्लास में पढ़ चुके हैं पूरा डिटेल में, और +2 क्लास में जो एनसीईआरटी की है 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी, और हम पार्ट ए से शुरू कर रहे हैं जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में है, और जो पार्ट बी है वो इंडिया पीपल एंड एनवायरनमेंट है, या जो भारत के लोग और जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर। तो सबसे पहले मानव भूगोल है। मानव भूगोल के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं जो मानव के भौतिक पर्यावरण के साथ जो संबंध है उनका हम अध्ययन करते हैं, और इस चैप्टर में हम यही समझेंगे कि किस प्रकार मानवीय क्रियाएं हैं वो भौतिक पर्यावरण के द्वारा नियंत्रित होती हैं, या किस प्रकार मानव है वो भौतिक क्रियाओं को या भौतिक पर्यावरण को नियंत्रित करता है। यही इस चैप्टर में है वो दिया हुआ है। तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि ज्योग्राफी में या भूगोल में अध्ययन किसका किया जाता है। तो ज्योग्राफी एक ऐसा सिस्टमेटिक साइंस है, आप इसको एक क्रमबद्ध विज्ञान भी कह सकते हैं, या एक सब्जेक्ट के रूप में इसको एक जो इसकी स्टडी होती है, अध्ययन होता है, वो एम्पिरिकल होता है या अनुभविक होता है, प्रयोगात्मक भी होता है, ठीक है, प्रैक्टिकल भी होता है, और अनुकल जो आपके बुक में लिखा हुआ है अनुकल्पनात्मक भी होता है, एम्पिरिकल जिसको बोलते हैं। यानी हम जैसे इसमें स्टडी करेंगे भूगोल की, तो बेसिकली हम प्रयोग एक्सपेरिमेंट से भी हम किसी एरिया का स्टडी कर सकते हैं, जिसको हम प्रैक्टिकल ज्योग्राफी बोल सकते हैं। दूसरा एम्पिरिकल में जैसे कि ऑब्जर्वेशन के द्वारा हम कोई चीज़, कोई फिनोमेना, कोई घटना देख रहे हैं, उसका हम देखकर है उसका स्टडी करते हैं, और जो इनपुट निकलता है उसको हम राइट डाउन कर लेते हैं। या जैसे हमने जो चीज़ देखी है, जैसे हमने कोई पेन को गिराया और वो नीचे गिरा, तो हम उससे पता ऑब्जर्वेशन किया कि ये ग्रेविटी है अर्थ में, इस तरह से ये नीचे गिर रहा है। या कोई चीज़ हमें ऑब्जर्व की, जैसे हवा चल रही है, या कोई ऐसा एरिया है, पर्टिकुलर फिजिकल फिनोमिना है, उसको हमने देखा कि माउंटेन है उसकी शेप ऐसे होती है, या हिल्स है उनकी ऐसी शेप होती है, प्लेट्यू है, पठार है उसकी ये शेप होती है। मतलब देखकर जो हम करते हैं उसको ऑब्जर्वेशन या एम्पिरिकल बोलते हैं। प्रैक्टिकल मैंने बता दिया, प्रैक्टिकल हम जाकर फील्ड में किसी जगह क्षेत्र उसका पूरा स्टडी कर सकते हैं, या उसको सैंपल लेके थोड़ा थोड़ा स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ज्योग्राफी में स्टडी है वो की जाती है। तो जो आगे इसमें लिखा हुआ है, जब अर्थ है उसके 2 मेन कंपोनेंट है या 2 मुख्य घटक हैं वो पाए जाते हैं, जो जिसमें स्टार्टिंग है भौतिक पर्यावरण। 2 मुख्य घटकों की हम बात कर रहे हैं। भौतिक पर्यावरण, पृथ्वी के 2 घटक, इसमें है पहला भौतिक पर्यावरण और दूसरा है मनुष्य। इन दोनों का इंटर रिलेशन या अंतःक्रियाएं हैं, उनका हम स्टडी करते हैं। भौतिक पर्यावरण में लास्ट आपने +1 क्लास में जो एनसीईआरटी की बुक ज्योग्राफी में पढ़ लिया होगा। भौतिक पर्यावरण में क्या 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 शामिल है, क्या क्या इंक्लूड हम कर सकते हैं, जिसमें ज्योमोर्फोलॉजी आपने पढ़ा होगा, क्लाइमेटोलॉजी आपने पढ़ा होगा, समुद्र विज्ञान पढ़ा होगा आपने, उसमें सारा का सारा डिटेल में भौतिक पर्यावरण दिया हुआ है। या जो भी आप आसपास अपने देख रहे हैं, नेचर, प्रकृति के द्वारा जो चीज़ें दी गई हैं उनको हम भौतिक पर्यावरण में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे हवा चल रही है, ठीक है, सूरज निकला हुआ है, अर्थ वो रोटेट कर रही है, ये सभी क्या है भौतिक पर्यावरण में शामिल है। और दूसरी बात मानवीय क्रियाएं या मनुष्य में क्या है, यहाँ पर जो घटक लिखा हुआ मनुष्य में आप कह सकते हो कि जो मानव भूगोल इसको कह सकते हैं आप, मनुष्य या मानव भूगोल। पृथ्वी के 2 मुख्य घटकों में मनुष्य में क्या शामिल करेंगे हम इसमें, जैसे कि जो आप अपने आसपास देख रहे हैं, जैसे सबसे पहला सड़क देख रहे हैं, सड़क क्या है, सड़क भौतिक पर्यावरण में शामिल नहीं है, वो मनुष्य के द्वारा बना है, या वो एक ह्यूमन मेड फिनोमिना है, एक मानव द्वारा निर्मित है। सड़क हो गया, ठीक है, सेटलमेंट्स हो गई, कोई शहर बसा हुआ है,
ठीक है। ये सभी क्या है, मानवीय भूगोल, मानव भूगोल या मनुष्य के द्वारा बनाई हुई चीजों में शामिल होती है। और ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी यानी भूगोल क्या है, भूगोल में और कौन सा जो हम पढ़ रहे हैं मानव भूगोल है, इसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों का, इसका और इसका, इन दोनों का क्या करते हैं, हम इसको स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। यही क्या है मानव भूगोल का मेन एम है कि भौतिक पर्यावरण और मनुष्य के बीच में जो इंटर रिलेशन है, अंतर क्रिया है, उनका स्टडी करना ही है वो मानव भूगोल है, वो कहलाता है। डेफिनेशन की भी बात करेंगे हम आगे चलेंगे, तो आप इतना समझिए। इसके बाद हम बात करते हैं मानव भूगोल की जो ड्यूलिज्म है उनके बारे में, जो मैन इसका कंपोनेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। दूसरा हम करते हैं भूगोल में द्वैतवाद। चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में है, फर्स्ट पेज से ही है, भूगोल में ड्यूलिज्म। ड्यूलिज्म के बिना ज्योग्राफी अधूरी है। जैसे कि खाली भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करना जूलॉजी के अंदर में आ जाता है, अगर हम उसको मानव को इंक्लूड कर दे तो वो क्या ज्योग्राफी बन जाता है, तो उनका दोनों का संबंध है उसमें शामिल हो जाता है। इसी तरह से भूगोल में जो स्टडी की जाती है वो ड्यूलिज्म की जाती है, यानी कई तरह से हो सकती है, जैसे कि रीजनल स्टडी वर्सेस सिस्टमेटिक स्टडी, या आप कह सकते हो प्रादेशिक अध्ययन या क्रमबद्ध अध्ययन। प्रादेशिक अध्ययन में कैसे, जैसे कि द्वैतवाद का मतलब क्या होता है, दो चीजों का अध्ययन करना, जैसे भौतिक पर्यावरण और मनुष्य या मानव का दोनों का अध्ययन करना, ठीक है। और दूसरा इसका एग्जांपल ले सकते हैं जो बुक में भी लिखा हुआ आपके एनसीईआरटी की, कि प्रादेशिक भूगोल वर्सेस क्रमबद्ध अध्ययन भी कह सकते हैं भूगोल। मैं यहाँ अध्ययन लिख देता हूँ, अध्ययन। ये दो चीजें इसमें की जाती है। प्रादेशिक में क्या होगा, मान लीजिए कोई स्पेसिफिक एरिया है, हमने ये एरिया ले लिया, जैसे पूरे इंडिया में से कोई एरिया ले लिया और हमें इसका स्टडी करनी है, तो वो क्या आएगा, रीजनल स्टडी। या हमें मान लीजिए ये एरिया है भारत का उत्तरी मैदान है, भारत का उत्तरी मैदान, तो ये क्या है, ये पूरा एक प्रादेशिक है, पूरा प्रदेश है, क्योंकि उत्तरी मैदान में जो मिट्टी पाई जाती है फर्टाइल, जिसमें सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, उसकी स्टडी करना प्रादेशिक भूगोल कहलाता है। अब क्रमबद्ध अध्ययन कैसे कहेंगे, क्रमबद्ध अध्ययन में मान लीजिए उसी एरिया का यानी भारत के उत्तरी मैदान का अगर हम क्रमबद्ध अध्ययन कैसे करेंगे, जैसे हम स्टेट वाइज कर लेते हैं, यानी उसी एरिया का, सेम एरिया का हम क्या करेंगे, सिस्टमेटिक वे में उसका पैटर्न में है वो लगा लेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने पहले कर लिया पंजाब के मैदान का, फिर कर लिया हमने हरियाणा का, मान लीजिए हरियाणा क्षेत्र का, फिर हमने यूपी का कर लिया, फिर बिहार, ठीक है। इस तरह से क्या है, हमने अलग अलग एरिया का क्या है सिस्टमेटिक अध्ययन किया। और इसमें क्या किया, पूरे एरिया का ही कर लिया। एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हो, जैसे एक तो पूरे एरिया की पॉपुलेशन का करना, मान लीजिए इंडिया की पॉपुलेशन का अध्ययन करना है, स्टडी करनी है, यानी भारत की जनसंख्या का अध्ययन, भारत की जनसंख्या का अध्ययन, ये हो गया। और सिस्टमेटिक में क्या होगा, प्रादेशिक में मतलब पूरा प्रदेश ही ले लिया हमने भारत को। और क्रमबद्ध में क्या होगा, हम उसको स्टेट वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज अध्ययन करेंगे। जैसे कि भारत की बजाय क्या करेंगे, हम राज्यों का ले लेंगे, कि राज्य में सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर का कर लिया, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का, या फिर पंजाब का कर लिया, फिर हरियाणा। इस तरह से क्या सिस्टमेटिक वे से क्या, फिर डिस्ट्रिक्ट का करेंगे हम, पहले तो डिस्ट्रिक्ट का करेंगे, फिर ब्लॉक पे, फिर गांव पे, फिर गली मोहल्ला, इस तरह से क्या क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। ये इनमें दोनों में मेन डिफरेंस है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, उम्मीद आपको। आगे करते हैं। एक और आता है तीसरा इसमें स्टडी का, कि भूगोल में ड्यूलिज्म है। ये तो एक तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड इसमें जो आता है कि हम ज्योग्राफी में जो ड्यूलिज्म है, द्वैतवाद है, उसमें एक तो होता है सैद्धांतिक
सैद्धांतिक अध्ययन वर्सेस व्यवहारिक। व्यवहारिक अध्ययन यानी कोई हम व्यवहारिक के मतलब जो हमें सामने दिखता ऑब्जर्व करते हैं, हम उस तरह से स्टडी करते हैं, और सैद्धांतिक में हमने कोई थ्योरी है उसके बेसिस पे अध्ययन किया है। फॉर एग्जांपल सैद्धांतिक में थ्योरी आपने इसी में लास्ट टाइम पढ़ी होगी आपने, वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वो एक सैद्धांतिक स्टडी ऑफ ज्योग्राफी है, ठीक है। और व्यवहारिक में व्यवहार में हम जिस चीज को स्टडी करते हैं, यानी जो किसी मिथक पे या कोई मतलब कि हमने अपने आप ही ऑब्जर्वेशन में जो बनाना ली हो, उसके बेसिस की बजाय हम रियल में उस जाकर सिचुएशन को अगर स्टडी करते हैं तो वो क्या है, व्यवहारिक में आता है। मान लीजिए मुझे एक गांव के देखना है कि वहाँ पर शिक्षा का कितना महत्व है, या शिक्षा कितनी है वहाँ पर, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो वो क्या होगा, वहाँ पर व्यवहारिक स्टडी होगी या व्यवहारिक अध्ययन होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार जो भौतिक पर्यावरण और मानव है वो आपस में कई इंटरलिंक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और हमने इसी आधार पर भूगोल में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, शब्द हैं, जिनको हमने इंक्लूड कर दिया है ज्योग्राफी के अंदर। भूगोल में ऐसे शब्दों के साथ है जो है तो मानव के द्वारा या मानव से जुड़े हुए हो, पर एक्चुअल में वो क्या है, भौतिक पर्यावरण से उनको जोड़ दिया गया है। ठीक है, या आप कह सकते हो उनका संबंध है वो बना दिया गया है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी की जो सेकंड पेज है फर्स्ट चैप्टर के, उसमें दिया हुआ है, वहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो उसमें क्या है कि जैसे आपने सुना होगा साइक्लोन है या चक्रवात है, चक्रवात की आंख है, एक्चुअल में आंख है वो तो मनुष्य की या जो लिविंग थिंग्स होती है उनकी होती है, तो आंख है वो चक्रवात की आंख है, वो क्या हो गया, वो हो गया चक्रवात की आंख। चक्रवात की आंख, नदी का मुख, हिमनदी की नासिका, ये सभी शब्द सुने होंगे। इसमें क्या होता है, मानव और मानव शरीर का, यानी मानव शरीर को हमने क्या कर दिया, मानव शरीर को भौतिक पर्यावरण के साथ जोड़ दिया या उसको इंटरलिंक कर दिया, भौतिक पर्यावरण के साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया। इस आधार पे क्या है ज्योग्राफी में, यानी जो स्टार्टिंग में मैंने बात की थी कि ज्योग्राफी है क्या, एक्चुअल ज्योग्राफी है जिसमें मानव भूगोल और भौतिक पर्यावरण, या जो मानव है और जो भौतिक पर्यावरण है उसको क्या इंटरलिंक करना। ठीक है, तो ये उसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है जो आपकी बुक में एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। ठीक है, इतना आप याद रखिए। आगे देखते हैं। इसमें परिभाषाएं भी लिखी हुई हैं, तो परिभाषाएं कई लिखी हुई हैं, जैसे रेटजेल ने एक परिभाषा दी है, या एक बेसिक सिस्टमेटिक सीधी याद रख सकते हैं आप उसकी डेफिनेशन मानव भूगोल की, आपके एग्जाम में भी आएगी और आपको लिख के भी आनी है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 1 मार्क्स का पूछ सकते हैं, या अगर डिटेल में है तो वहाँ पर आप 1 या 2 डेफिनेशन डाल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं, उसकी प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में विस्तार पूर्वक लिखें। ठीक है, अगर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है तो आप उसमें ये डेफिनेशन डाल सकते हैं, और जो चीजें मैंने अभी बताई आपको वो, और आगे जो करवाऊंगा वो। रेटजेल ने एक परिभाषा दी है, रेटजेल एक बहुत बड़े ज्योग्राफर हैं, उन्होंने परिभाषा दी है मानव भूगोल की जो ज्योग्राफी है क्या, यानी इसमें होता क्या है, बेसिकली मानव और पर्यावरण के बीच एक यह संश्लेषित अध्ययन है। यानी मानव भूगोल क्या है, मानव और भौतिक पर्यावरण के बीच
अध्ययन है। ये डेफिनेशन आप याद रख सकते हैं। और एक जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है कि ज्योग्राफी है क्या, ज्योग्राफी मानव और पर्यावरण के बीच जो संबंध है उनके, ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। एक ये डेफिनेशन होगी और एक डेफिनेशन आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा बुक्स में जो एलन चर्चिल सैंपल है जो यूएसए की बहुत बड़ी ज्योग्राफर रही हैं, उनकी डेफिनेशन डाल सकते हैं, ठीक है। और जो एक विडाल डी प्लास है जो फ्रांस के ज्योग्राफर हैं, उनकी डेफिनेशन भी बॉक्स में आप दी हुई है, आप उसमें से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ मैं सिर्फ एक लिखवा रहा हूँ, आप बाकी बात देख सकते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे जो मानव भूगोल है उसकी प्रकृति के बारे में। इसी में आगे दिया हुआ है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, क्योंकि मानव भूगोल है वो आपस में इंटरलिंक है। किससे? मानव भूगोल और भौतिक पर्यावरण आपस में इंटरलिंक है, ठीक है। उसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं मानवीय क्रियाओं की और भौतिक पर्यावरण की, ठीक है। तो जैसे इसमें डिटेल में आपके चैप्टर हैं, जैसे मानव भूगोल, जैसे कि मान लीजिए मनुष्य एग्रीकल्चर कर रहा है। एग्रीकल्चर तो कृषि क्या है, कृषि मानवीय क्रिया वैसे, पर जो फसल उगती है, जो क्रॉप्स होती है या मिट्टी होती है, उसकी फर्टिलिटी होती है, वो सारी की सारी क्या है भौतिक पर्यावरण से जुड़ी हुई है, ठीक है। बहुत सारा डिटेल में लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, इसी में मानव भूगोल के बारे में दो मेन टॉपिक है, वो आपको मैं अभी करवा रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है जो मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, दोबारा रिपीट होता है हर बार, ठीक है। या तो मानव भूगोल को जो मेन डेफिनेशन पूछी जाती है, या ये जो अभी क्वेश्चन आपको दो करवाऊंगा मैं, वो पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहले है पर्यावरणीय निश्चयवाद और दूसरा है संभववाद, ठीक है। दो मेन क्वेश्चन बनते हैं। हो सकता है 5 मार्क्स का सीधा क्वेश्चन पूछ ले, या सीधे जो इनमें डिफरेंस पूछ सकते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या, पर्यावरणीय निश्चयवाद में और संभववाद में। तो शुरू करते हैं आगे। पर्यावरणीय निश्चयवाद, पर्यावरणीय निश्चयवाद, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं हम, ठीक है। फिर उसके बाद संभववाद पे आते हैं। पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है, जो आपके एनसीईआरटी की बुक है उसमें एक स्टोरी भी लिखी हुई है, वो बता देता हूँ आपको मैं, तो आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ सकता है, समझ में आ जाएगा, पक्का समझ में आ जाएगा। तो उसमें एक बंदा है और उसके फ्रेंड की एक स्टोरी दी हुई है, बॉक्स में दी हुई है कि किस प्रकार नेचर है या प्रकृति है मानवीय क्रियाओं को नियंत्रित करती है, यानी किस प्रकार नेचर, प्रकृति है वो मानव को कंट्रोल करती है। उससे पहले हम स्टोरी में जाएं, 2-3 एग्जांपल बता देता हूँ किस तरह से कंट्रोल करती है ह्यूमन को नेचर। जैसे कि सबसे पहले जो मानव के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा हिली एरिया के लोग हैं, उनके जो पैर हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि वो पहाड़ों पर क्लाइंब करते हैं, या जो पहाड़ी होती है जहाँ उनके घर बने हुए होते हैं उनके ऊपर क्या है वो चढ़ते उतरते हैं, तो उसके कारण क्या उनकी पैर है वो मजबूत होते हैं। इसके अलावा जो कोस्टल एरिया में रहते हैं, मान लीजिए तट के पास रहते हैं, एक व्यक्ति जम्मू कश्मीर में रहता है या जैसे हिमाचल में रहता है, उत्तराखंड में रहता है, हिली एरिया में, तो उसके पैर मजबूत होंगे। और दूसरा व्यक्ति जो तमिलनाडु, केरला या आंध्र प्रदेश के जो तटीय मैदान है, या आप मान सकते हो कि हिंद महासागर के जो एरिया है उसके आसपास जब रहते हैं, बंगाल की खाड़ी की तरफ या जो अरब सागर है भारत का उसकी तरफ रहेंगे, तो वहाँ के लोग हैं जैसे नाव चलाते हैं, ठीक है। तो उनके कारण उनके क्या हाथ मजबूत होते हैं, क्योंकि उनको बार बार क्या चप्पू है वो चलाना पड़ता है, ठीक है, उसको हाथ से है वो चलाना पड़ता है। टेक्नोलॉजी आई है, वो हम आगे बढ़ेंगे कि संभववाद में किस तरह उसको आसान बना दिया। तो वो चप्पू जब चलाते हैं तो उनके हाथ और क्या है मजबूत होते हैं, उनके पैर क्या है कमजोर होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, नेचर है वो ह्यूमन को कंट्रोल करती है कि एक एरिया है हिली एरिया, वहां पर नेचर कैसे कंट्रोल करती है, उनके पैर मजबूत है, और दूसरी तरफ कोस्टल एरिया वहां पर लोगों के क्या है हाथ है वो मजबूत होते हैं। एक और एग्जांपल है उसके बारे में कि किस प्रकार नेचर है वो ह्यूमन एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। जैसे अभी तो टेक्नोलॉजी आ गई है, वो संभववाद में डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहले के टाइम में आपने सुना होगा जो इंडिया में अटैक किया था, बहुत सारे जो इन्वेंटर थे या आक्रमणकारी थे, उन्होंने भारत के जो वेस्टर्न पार्ट है या आप कह सकते हो जो पाकिस्तान की तरफ वाला पार्ट है, उस तरफ से बहुत सारे हैं आक्रमणकारी आए और भारत पर उन्होंने हमला किया। अब बात आती है भारत की तरफ से
नॉर्थ साइड से, उत्तर साइड से कभी भी आक्रमणकारी है वो नहीं है। जैसे आपने सुना होगा चंगेज खान के बारे में, चीन का बहुत बड़ा चीन और जो मंगोलिया का था एरिया, उसका बहुत बड़ा एक शासक था, वो उस तरफ नहीं आ पाया। उसका कारण क्या था कि बहुत बड़ी जो माउंटेन रेंज है, जो हिमालयन माउंटेन रेंज है, जो जम्मू कश्मीर से लेकर है अरुणाचल प्रदेश है और नीचे मिजोरम तक क्या है, वो एक आरक के रूप में फैली हुई है, उसने उसको कंट्रोल करके रखा था। इसीलिए क्या वो आक्रमणकारी भारत में नहीं आ पाए। क्यों? इसका मतलब क्या है कि जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो उस समय मानवीय क्रियाओं को क्या है प्रकृति ने कंट्रोल किया था, कि मानव है उसके पास इतनी समझ नहीं थी कि वो उस माउंटेन एरिया उसको क्लेम करके या उसके ऊपर से क्या है अटैक करते। ठीक है, ये एक और एग्जांपल है। इसके अलावा आपने हाइट का भी देखा होगा, हाइट भी नेचर के द्वारा कंट्रोल होती है। कलर देखा होगा, जैसे जो उष्ण एरिया में रहते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में रहते हैं, उनका जो कलर होता है या उनकी जो स्किन होती है वो क्या होती है, ब्लैक कलर की होती है, ज़्यादा गहरे रंग की होती है। उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि वहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट होती है, सूरज है वो सारा साल है वो सीधा चमकता रहता है और उस रोशनी के कारण क्या है उनका कलर है वो काला है वो हो जाता है, या जिसको हम निग्रो कह सकते हैं, उस तरह का कलर है वो हो जाता है। दूसरी तरफ जो टेम्परेट रीजन में रहते हैं या जो शीत कटिबंध में या जो कोल्ड एरिया में रहते हैं, जिसमें रशिया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड या कनाडा के मान सकते हो आप, उन एरियाज में है टेम्परेचर है जो ट्रॉपिकल एरिया की बजाय, उष्ण क्षेत्रों के बजाय वहाँ पर है वो तापमान है वो कम पाया जाता है, या मॉडरेट कह सकते हो, तापमान है वो क्या मध्यम पाया जाता है। इस कारण उनका जो कलर है, जो स्किन है, वो सूरज की रोशनी कम आने के कारण क्या है वो रंग है उनका साफ होता है। ठीक है, ये भी एक रीज़न है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नेचर है किस तरह से कंट्रोल करती है मानव को या मनुष्य को। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है उसमें दिए हुए हैं जो मैंने बता रहा था आपको बेंदा का। ठीक है, ये 2-3 आप याद रख सकते हैं, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। एनवायरमेंट डिटर्मिनिज्म के, पर्यावरणीय निश्चयवाद के, तो आप ये याद रखेंगे हमेशा पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या होता है, जिसमें मानवीय क्रियाओं को यानी मनुष्य को या मनुष्य से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं उनको अगर नेचर कंट्रोल करती है तो वो क्या होगा, पर्यावरणीय निश्चयवाद होगा। ठीक है, और इसके जो आगे होगा संभववाद है उसका हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसमें स्टोरी दी हुई है बेंदा की। ठीक है, उसमें बॉक्स में दी हुई है बेंदा की स्टोरी दी हुई है कि वो अपने फ्रेंड के साथ है वो जंगल में जाते हैं, तो वहाँ पर वो स्टार्टिंग में देखते हैं उनके जैसे घर का लिखा हुआ है कि वो किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं वो करते हैं। ठीक है, तो 3-4 चीज़ें हैं वो उनका बता रहा हूँ। जैसे स्टार्टिंग में उनका लिखा हुआ है घर। घर किसका बना है, तो उनका घर है जो महुआ की लकड़ी है, महुआ और जो साल है उनसे उनका घर है वो बना हुआ है, या घर यानी आप झोपड़ी कह सकते हो। सॉरी, यहाँ पर उनकी जो झोपड़ी इनकी बनी हुई है महुआ की और साल की, यानी वो प्रकृति के बिल्कुल क्लोज है। ठीक है, और ये किसका एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, एनवायरमेंट डिटरमिनिज्म का, पर्यावरणीय निश्चयवाद का, या आप इसको ये भी कह सकते हो कि मानव का प्रकृतिकरण। घर उनका या झोपड़ी है वो महुआ साल के पेड़ से बनी हुई है। ठीक है, और उनको जो पानी मिलता है वो वहां पर जो वन है, वनों में से जो नदी बहती है उससे उनको क्या है पानी की प्राप्ति होती है। ठीक है, या वो जंगल में जब जाते हैं कहीं से भी वहां पर उनको क्या पानी है वो मिल जाता है। ठीक है, अब बात आती है खाना, उनको खाना कहाँ से मिलता है। खाना वो क्या करते हैं, जो पत्तियां होती हैं, जो कंदमूल होते हैं, जड़ें होती हैं, उनसे क्या है खाना है वो उनको संग्रहण करते हैं, इकट्ठा करते हैं या उनको खाते हैं। इसके अलावा जो जंगल में जो जानवर पाए जाते हैं उनका भी शिकार है वो करते हैं। कंदमूल है, जड़ें हैं और जो जीव जंतु है उनका भी वो शिकार है वो करते हैं, उनसे क्या क्या है अपना भोजन है वो प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके अलावा उसमें एक और एग्जांपल लिखा हुआ है कि जब भी वो कभी बीमार होते हैं तो क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे हैं उनकी छाल है या उनकी जो जड़ें हैं या उनके पत्ते हैं उनको क्या जड़ी बूटियों के रूप में प्रयोग करके क्या एज ए मेडिसिन है, एक दवाई के रूप में वो यूज करते हैं। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, दवाइयाँ हैं वो वहाँ से या जड़ी बूटियाँ हैं वो जितनी भी वहाँ से उनको प्राप्त करती हैं। जड़ी बूटियों से क्या है
वो दवाइयाँ हैं वो बनाते हैं, उनको प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी वो नेचर के बिल्कुल क्लोज हैं, बिल्कुल उनके क्या पास है वो पाए जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। और इसके अलावा आपने देखा होगा जो जनजातीय लोग होते हैं मोस्टली जो जंगलों में रहते हैं, वनों में रहते हैं, ठीक है, वनों में रहने वाले जनजातीय लोग होते हैं। इसके अलावा वो स्थानांतरित कृषि करते हैं, स्थानांतरित कृषि आपने पढ़ा होगा, जिसको स्लैश एंड बर्न भी एग्रीकल्चर कहते हैं। जिसमें क्या होता है, एक पैच ऑफ लैंड होता है, यानी एक ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा होता है जंगल में, उसमें क्या करते हैं पेड़ पौधे उनको काट कर साफ करके क्या है वो जला कर उसको क्या है वहाँ पर साफ करते हैं, और 2-3 साल तक जब तक उसमें फर्टिलिटी उपजाऊपन बना रहता है तब तक उसमें क्या है वो एग्रीकल्चर है वो करते रहते हैं। और उसकी राख है जो स्थानांतरित कृषि में जब वो मतलब उस लकड़ी को जलाते हैं तो राख से क्या है, राख से उस खेत में क्या है वो उपजाऊ मिट्टी है वो बना देते हैं, उपजाऊ मिट्टी है वो बना लेते हैं, राख से उपजाऊ मिट्टी है वो बना लेते हैं, राख से अपने खेतों को उपजाऊ करते हैं और वहाँ पर एग्रीकल्चर है वो करते रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है उसमें दी हुई है और वो बिल्कुल नेचर के क्लोज में है। तो ये चीज़ें आप मान सकते हैं कि मान लीजिए एक ट्राइबल एरिया है, इसके अलावा एक वहाँ पर मेले का भी लिखा हुआ है कि जनजातीय मेले हैं वो वहाँ पर लगते हैं, जनजातीय मेले। जनजातीय मेले हमारे वाले मेलों से बिल्कुल अलग है। वहाँ पर उनका जो फोक डांस हो गया, उनका जो खाने पीने का हो गया, या उनकी जो जंगलों से इकट्ठी की हुई चीज़ होगी उनको क्या सेल करना, ठीक है, वो बेसिक जो ओल्ड ट्रेडिशन का होता है उस तरह से क्या उसको एंजॉय करते हैं। आपने देखा होगा टीवियों में, और अगर टाइम लगा तो हम आपको वीडियो भी दिखा देंगे उसकी। ठीक है, इस तरह से क्या है इसमें स्टोरी दी हुई है, इससे समझ सकते हैं। ये जो मैंने पहले एग्जाम्पल बताई है वो और ये इसमें क्या होता है, यानी ये आप समझने की कोशिश कीजिए कि एक ट्राइबल एरिया, एक जनजातीय क्षेत्र है जहाँ पर जनजातीय लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं पूरी तरह से डिपेंड होते हैं किस पे, नेचर पे, यानी कि प्रकृति नेचर है उस मानव को कंट्रोल करती है। तो वो क्या है पर्यावरणीय निश्चयवाद, यानी पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटी है उनको क्या करती है प्रकृति कंट्रोल करती है। तो इस तरह से देख लीजिए प्रकृति के द्वारा बनाए हुए घर, पानी भी, खाना भी और दवाइयाँ, ठीक है, उपजाऊपन और जो मेले होते हैं जनजातीय ये उसमें क्या है एक्स्ट्रा से ऐड। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इतना आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट शुरू करते हैं अपना टॉपिक पॉसिबिलिज्म। और ये सॉरी मैं बताना भूल गया, ये एग्जाम्पल कहाँ का, भारत के मध्य भारत का है ये, ठीक है, मध्य भारत का है, मध्य भारत के जंगलों का एग्जाम्पल है या वनों का है। ठीक है, ये यहाँ का एग्जाम्पल है, इतना आप नोट कर लीजिए एक बार, साथ के साथ नोट्स भी बना सकते हैं आप इनके। ठीक है, वीडियो को पॉज करके और आराम से नोट्स बनाइए और प्रिपरेशन अपनी अच्छे से रखिए। आगे हम बढ़ते हैं संभववाद का दूसरा जो हमारा पर्यावरण निश्चयवाद पढ़ लिया हमने, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन और नोट्स बना के मैं जो अपना ग्रुप है उसमें डाल दूंगा, आप देख सकते हैं उसमें, आपको पूरा समझ में जाए। साथ के साथ आप बुक रीडिंग भी करते रहे, कुछ प्रॉब्लम हो कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं वैसे। नेक्स्ट है संभववाद, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है पर्यावरणीय निश्चयवाद के बाद संभववाद। संभववाद है जिसमें क्या कह सकते हैं हम, मानव है, मानव को सर्वोपरि माना गया है, मानव को सर्वोपरि माना गया है, और इसी से जुड़ा हुआ ये प्रकृति का मानवीकरण। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मानव का
प्रकृतिकरण, और इसमें है प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण। इसमें माना गया कि मानव सर्वोपरि है और सभी क्रियाएं हैं, ऑल एक्टिविटीज हैं, सभी क्रियाएं जो भी अर्थ में होती है मनुष्य द्वारा, उनको क्या है, मनुष्य है, मानव है, नियंत्रित है, मानव नियंत्रित करता है। और इसके अलावा एक और याद रख सकते हैं आप कि मानव सर्वोपरि है, सभी क्रियाएं मानव द्वारा नियंत्रित होती हैं। इसमें स्टोरी दी हुई है जो हम पढ़ रहे थे, उसमें कैरी की स्टोरी दी हुई है। कैरी नाम का व्यक्ति है, उसकी दी हुई है, जो नॉर्वे के एक शहर में रहता है। नॉर्वे का है। नॉर्वे यूरोप का जो बिल्कुल नॉर्थन पोल है वहाँ पर पाया जाता है। वहाँ पर एक शहर है नॉर्वे का, वहाँ उसका जिक्र किया गया है, जिसमें बताया गया कि जैसे नॉर्वे का आपको नाम सुनते ही इतना तो ध्यान में आ गया कि वहाँ पर जो क्लाइमेट है बहुत ही ठंडी है, या वहाँ पर बहुत जो हवाएं हैं बहुत ठंडी हवाएं चलती है, तेज हवाएं चलती हैं, और रेगुलर टाइम पर वहाँ पर स्नोफॉल होता है, हिमपात होता है, बर्फ़ गिरती है। तो टेम्परेचर वहाँ क्या है, ऑलमोस्ट कम है। और इसके अलावा वहाँ पर जो कई महीनों तक, साल के कई महीनों तक वहाँ पर क्या है, रात है वो बनी रहती है। क्यों बनी रहती है, आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा। जैसे अर्थ का आपको ग्लोब का कॉन्सेप्ट याद होगा कि जैसे अर्थ गोल है, ठीक है, और वो क्या है, उसमें टिल्टेशन है 23.5 डिग्री पे, या जैसे अपने ऋतु परिवर्तन होता है तो उसके हिसाब से क्या है, उसमें रोटेशन होती है। तो इसके कारण क्या, नॉर्थ पोल पे 6 महीने एक बार और साउथ पोल पे रात, और 6 महीने दिन रात है वो होते रहते हैं। सॉरी। तो दिन और रात का कॉन्सेप्ट है, इस तरह से होता है। तो वहाँ पर क्या है, कई महीनों तक क्या है, रात रहती है। और अब बात आते हैं कैरी का एग्जांपल, उसमें दिया हुआ आपके बुक में एक बॉक्स में इस तरह से प्रकृति का मानवीकरण उसमें दिया हुआ है। तो कैरी नॉर्वे है, तो कैरी में का लिखा हुआ है कि जैसे वो एक यूनिवर्सिटी में काम करता है और उसका जो घर है वो क्या है, वो घर का टेम्परेचर है वो क्या बाहर के टेम्परेचर से क्या बिल्कुल मॉडरेट है, बिल्कुल क्या है 23.5 डिग्री पर 23 डिग्री पर क्या है 23 डिग्री सेल्सियस पे क्या है उसको सेट किया गया है। और वो क्या है बाहर बिल्कुल क्या है माइनस में टेम्परेचर है, उसके घर के अंदर का टेम्परेचर है वो बहुत कम है, या आप कह सकते हो कि मध्यम है, जिससे क्या वो इजीली अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकता है, ठीक है। और जब वो स्नो में, जैसे आपने बता दिया कि बिल्कुल स्नो कवर्ड एरिया, जब वो गाड़ी चलाता है तो उसकी गाड़ी के जैसे टायर है वरना तो स्लिप हो जाएंगे, तो उसके टायर भी क्या स्पेसिफिक टाइप के या अलग तरह के क्या बने हुए हैं, ठीक है, जिससे क्या है वो वहाँ पर इजीली बर्फ में क्या है उस गाड़ी को चला सकता है। इसके अलावा वहाँ पर लाइट भी अलग तरह की गूगल्स उनको पहनने पड़ते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि मनुष्य ने प्रकृति पर नियंत्रित कर लिया है या कंट्रोल कर लिया है, और मतलब बाहर साइड टेम्परेचर कुछ भी हो उसको अंदर कर लिया। एक एग्जांपल से समझ सकते हो आप कि हमारे यहाँ जून के महीने में इतनी गर्मी पड़ती है, तो हमने क्या किया उसको, वो भी एक संभव का एग्जांपल है कि जिसमें हमने क्या किया, एयर कंडीशन कर दिया अपने रूम को, यानी बाहर का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा हाई है 45 डिग्री, और हमने अंदर का टेम्परेचर है वो 22 डिग्री पे या 23 पे उस पर क्या सेट कर लिया। तो ये भी क्या एक संभववाद का बिल्कुल एक प्योर जो बिल्कुल देसी एग्जांपल है जिसमें क्या है कंट्रोल कर सकते हैं। और उसी तरह से कह रही है जब वहाँ काम करता है यूनिवर्सिटी में, उसका यूनिवर्सिटी का जो संस्थान है उसमें क्या है उसका जो जहाँ पर वो ऑफिस है वहाँ पर काम करता है वो क्या शीशे का बना हुआ है। तो शीशे का उसमें क्या होता है, जब सूरज की रोशनी आती है तो वो अंदर तो चली जाती है, बाहर नहीं जा पाती, तो उससे क्या होता है उसका जहाँ वो काम करता है उसका टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। तो ये भी उसका एग्जाम्पल हो गया, यानी उसने क्या किया 23 डिग्री सेल्सियस पे क्या है अपने घर का जो तापमान है उसको नियंत्रित करके रखा है। और बाहर का तापमान कैसा है, बाहर का तापमान क्या है, वहाँ पर हिमपात हो रहा है, हिमपात है, हवा चल रही है, बहुत तेज पवनें चल रही है, ठीक है, उसको क्या कंट्रोल कर लिया। और जहाँ पर रहता है उसका घर क्या है, जहाँ पर काम करता है वो क्या शीशे का बना हुआ गुंबदनुमा एरिया है, ठीक है। और इसके अलावा जब भी उसको
मान लीजिए ट्रॉपिकल जैसे केला उगता है, उसमें दिया हुआ है केला उगता है, वो ट्रॉपिकल एरिया में होता है, उस एरिया में या जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उस एरिया में वो क्या करता है, अगर मान लो उसको केले खाने हैं तो वो क्या करेगा, केले है वो सुबह मंगवा सकता है या जब भी उसका मन करे खा सकता है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि मनुष्य ने क्या बनाया है, हवाई जहाज है वो बनाया है, या हवाई जहाज या आप कह सकते हो संचार के माध्यमों का बहुत अच्छे से विकास हुआ है, जिसके कारण क्या है वो एक दिन में ही अपने घर में भी जा सकता है, जहाँ वो लंदन में रहता है, जैसे हम नॉर्वे में काम करते हैं तो वो लंदन भी जा सकता है हवाई जहाज के थ्रू। और अगर उसको कोई भी किसी भी तरह की फसल है, सॉरी सब्जियां हैं, अगर उसको खानी हो तो वो कभी भी मंगवा सकता है। इस तरह से क्या है, संभववाद का कहने का मतलब ये है कि मानव ने क्या किया, प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। मतलब कि एक ऐसा एरिया जहाँ पर मनुष्य रह नहीं सकता, वहाँ पर भी जाकर क्या है वो बस रहा है और अपनी क्रियाओं को कर रहा है, ठीक है। तो ये संभववाद का एग्जाम्पल है। और उसकी एज का भी लिखा हुआ है कि उसकी एज है वो 58 के लगभग है, 58 ईयर्स उसकी एज है। और एज उसकी ज़्यादा होने के कारण 58 ईयर्स का है वो, ठीक है, 58 वर्ष का है, फिर भी उसकी एज है वो 30 के व्यक्ति के बराबर है। उसका रीजन क्या है, ठंडे एरिया में रहता है, ठीक है। उसके जो चेहरे की चमक है वो उस तरह से बनी हुई है क्योंकि वो उस क्लाइमेट में रह रहा है, ठीक है। इतना आप ध्यान रखिए। और जब भी उसको संचार करने में बताइए, संचार में तीनों माध्यम है, संचार में हवाई जहाज आएगा जो अगर कम्युनिकेशन से कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। अगर मान लो उसको न्यूज़ देखनी, मान लो दिल्ली में क्या हो रहा है, या उसको देखना हो कि साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा है, कहीं भी कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आ रही है या कुछ भी कोई न्यूज़ आ रही है, तो उसको क्या एक क्लिक पर क्या है नॉर्वे में बैठा हुआ देख सकता है। तो इसका मतलब ये है कि मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त करके क्या है उसको आसान बना लिया। एक और एग्जाम्पल है, क्या आप ये इस बात से आप भी सहमत होंगे कि क्या आज के टाइम में जो हिमालयन माउंटेन रेंज है वो भारत को चीन के आक्रमण से बचा सकती है? आप समझ गए होंगे, नहीं बचा सकती। उसका रीजन क्या है, क्योंकि संचार के माध्यम है, जो यातायात के जो साधन है, संचार और यातायात के साधन है वो बहुत एडवांस हो गए। संचार से क्या है, एक क्लिक से क्या है, कोई बटन दबाए कोई भी मिसाइल है वो हमारे यहाँ डाल सकता है, उस पर्वत का कोई महत्व नहीं रह गया है। और यातायात के बजाय हवाई जहाज है, जेट है, उनसे क्या वो हमारे यहाँ बॉम्बिंग कर सकता है या हम भी उनके ऊपर क्या है अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, कोई भी सीमा है, प्राकृतिक सीमा है, अब सीमा नहीं रह गई है, ठीक है। उसका जो नियंत्रण है वो क्या है अब कम हो गया। तो ये चीज़ है वो संभववाद है, वो बताता है, या प्रकृति का मानवीकरण है वो ये चीज़ को दिखाता है। एक और है इसमें कि किस तरह से, मान लीजिए आपके एरिया की बात करते हैं कि हमारे एरिया में जैसे आपको भिंडी खानी है, किसी भी सीजन में खानी हो तो आपको वो कभी भी मिल सकती है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटीज़ है। या मान लीजिए आपको पंजाब में दूध का प्रोडक्शन होता है और वो दूध है उसकी खपत है, कंज्यूम है, वो मान लीजिए मिजोरम का व्यक्ति कर रहा है, ठीक है, वहाँ पर दूध का प्रोडक्शन मान लीजिए कम हो रहा है, तो वो उसको कर सकता है। उसका रीज़न क्या है, दूध है वो पंजाब से लिया, ठीक है, उसको ट्रेन में डाला कोल्ड स्टोरेज में, ठीक है, और वहाँ पर 2 दिन में या 3 दिन में वहाँ पर उसको पहुँचा दिया, ठीक है। या एरोप्लेन में है, कोई भी चीज़ है, जैसे कोई भी सब्जी है उसको एरोप्लेन में है, कार्गोज में है, या जो शिप्स में डाल करके है उसको किसी भी एरिया में पहुँचा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकृति की जो बाधाएं हैं उसके ऊपर मनुष्य ने क्या विजय प्राप्त कर लिया, और वही चीज़ क्या है संभववाद है वो कहलाती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। आगे है नव निश्चयवाद, यानी दोनों से परे भी एक सिद्धांत है जिसमें लिखा हुआ है कि न तो प्रकृति सर्वोपरि है, न मनुष्य सर्वोपरि है, या न तो प्रकृति अपनी जगह और मनुष्य है वो अपनी जगह, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन है वो बनाया गया है, जिसमें नव निश्चयवाद की डेफिनेशन है वो दी गई है। एक और इसमें है, उससे पहले आपको बता दूं मैं कि जैसे एक और एग्जांपल हो सकता है, जैसे गेहूं का प्रोडक्शन है, गेहूं का प्रोडक्शन मेनली कहाँ होगा, जहाँ पर ठंडे एरिया है वहीं होगा। या जैसे अपने हरियाणा में आसपास एरिया में देखे होंगे जो पोली हाउस लगे हुए हैं, यानी जो पोली हाउस देखे होंगे आपने, जिसमें कागज़ है वो एक बड़ा सा बना के
स्ट्रक्चर सा उसके ऊपर कागज लपेट दिया जाता है, और जो फसल है अपोजिट जो ऋतु होती है उसमें क्या वो उगाई जाती है और महंगे दाम पर बेची जाती है। तो वो भी क्या है संभववाद का एक बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा जैसे ये कहते हैं कि माउंटेन एरिया पर एग्रीकल्चर नहीं हो सकती, कृषि नहीं हो सकती, उसको अभी लोगों ने है टेक्नोलॉजी के बेसिस पे अपने दिमाग का प्रयोग करके गया है, वहाँ पर क्या किया उसको टेरेस नहीं, यानी एक हिली एरिया है वहाँ पर क्या है उसको सीढ़ी नुमा है करके उसका खेती है वो करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा जो चरागाहें हैं, ठीक है, उनको बनाना हो, या इसके अलावा हिली एरिया पे जहाँ पर ट्रेन नहीं जा सकती है वहाँ पर भी उसको पहाड़ों को काट कर सुरंगें बना कर क्या मनुष्य ने अपने प्रयोग करके दिमाग का वहाँ पर भी पहुँचा दिया है। इसके अलावा नदियाँ हैं, प्रकृति का दिया हुआ है, डैम बना कर क्या किया मनुष्य ने, नहरें बना दी। तो नहर क्या है मानव के द्वारा बनाई हुई है और नदियाँ क्या है प्रकृति की है। तो इस तरह से क्या दोनों चीज़ें हैं वो साथ साथ है वो है चलती हैं, या दोनों अपनी जगह एक है। तो तीसरा इसमें एग्जाम्पल आता है, तीसरा इसमें है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उन दोनों की तरह, पर्यावरणीय निश्चयवाद और पर्यावरणीय संभववाद। एक मिनट, नव निश्चयवाद या जिसको आप कह सकते हो रुको और जाओ, ये सिद्धांत है वो ग्रिफिथ टेलर ने दिया था, जिनका जन्म तो यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, पर वो थे बाद में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता ले ली, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के थे ग्रिफिथ टेलर, उन्होंने दिया था ये नव निश्चयवाद का जो कॉन्सेप्ट है, संकल्पना है, उसको ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने दिया था इसको। उन्होंने कहा था कि न तो मानव सर्वोपरि है, यानी कि उसने हवाई जहाज बना ली है, पहले उड़ नहीं सकता था, मनुष्य अब उड़ सकता है, या जहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल था वहाँ पर भी मनुष्य पहुँच गया, ये बात भी सही है। और कहीं पर भी प्रकृति भी अपने आप मनुष्य को कंट्रोल कर सकती है। जैसे आज के टाइम में जो डिजीज चल रही है कोरोना वायरस की, वो उसने दिखा दिया है कि आज भी नेचर है वो कितनी किस तरह से बैलेंस है वो कर सकती है। या जैसे बाढ़ आती है, अगर मान लीजिए नदी है, नदी के ऊपर उन्होंने क्या कर दिया, डैम बना दिया, तो डैम भी क्या है अगर तेज बारिश आए तो वो डैम टूट सकता है, यानी प्रकृति आज भी क्या है स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा जब साइक्लोन आता है, ठीक है, अभी के टाइम में जो चल रहा है साइक्लोन आता है, या अर्थक्वेक जब आता है, भूकंप आता है, तो मनुष्य की एक भी नहीं चलती, मनुष्य क्या बिल्कुल तुच्छ हो जाता है, बिल्कुल छोटा हो जाता है, बोलना हो जाता है प्रकृति के सामने। तो उन दोनों को है वो इसमें इन्होंने ग्रिफिथ टेलर ने साथ साथ लिया है। एक चीज़ और भी है, और भी एग्जाम्पल एक ध्यान में आया मेरे को, कि जैसे कि पहले के टाइम में क्या होता था, रेनफॉल है वो बारिश है वो सिर्फ नेचर पे डिपेंड थी। आज मनुष्य ने कृत्रिम बारिश भी कर ली है, जो संभववाद का एग्जांपल है, कृत्रिम जो बारिश होती है, ठीक है, आर्टिफिशियल रेनफॉल, या जैसे बारिश रोकना भी हो, बारिश रोक भी सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम में मेरे याद है कि 2008 में जब बीजिंग ओलंपिक हुआ था चीन में, तो चीन में बारिश रोकने के लिए क्या किया उन्होंने, बादलों में जो कंडेंसेशन की जो प्रोसेस होती है, संघनन की जो प्रक्रिया होती है, वो उन्होंने कोई गैस वगैरह छोड़ के क्या उसको क्या कंट्रोल कर लिया था, मतलब बारिश नहीं होने दी। मतलब क्या किया उन्होंने, नेचर के जो स्वभाव है उसको कंट्रोल कर दिया, यानी मानव क्या हो गया, सर्वोपरि हो गया। और कहीं पर ये भी देखा होगा आपने, चाहे मनुष्य ने कितने बड़ी बिल्डिंग बना ली हो बहुत अच्छे से इंजीनियरिंग करके, तो भी क्या वो जब 6 रिएक्टर का 7 रिएक्टर का भूकंप आता है तो वो भी गिर जाती है। जापान टेक्नोलॉजी में इतना हाई है तो भी वहाँ पर क्या है भूकंप आते रहते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा जान और माल का नुकसान होता है, ठीक है। तो ग्रिफिथ टेलर ने दिया था रिपोर्ट था, उसमें 3 कॉन्सेप्ट है, जैसे 3 लाइट्स होती है, ठीक है, रेड होता है, ग्रीन होता है और येलो होती है। उस हिसाब से क्या होता है कि नेचर और मनुष्य, जो नेचर होता है वो और जो ह्यूमन बीइंग होता है, मानव है, उन दोनों को क्या है इंटरलिंक करके इसमें बताया गया है कि जब मनुष्य चलता है तो प्रकृति उसको कहती है तो वो चलता है पीली, और जब वो रेडी होता है कोई काम करने के लिए, अगर रेड आ जाता है तो उसको रुकना पड़ता है, ठीक है। यानी प्रकृति है उसको भी ऐसा ही है, ठीक है। यानी दोनों क्या है इंटरलिंक आपस में,
कि जब मनुष्य कोई काम करता है तो उसको प्रकृति के सामने झुकना भी पड़ता है, और वो जब उसको ग्रीन सिग्नल मिल जाता है तो वहाँ पर वो काम भी कर सकता है। जैसे माउंटेन एरिया पर रोड बनाना हो, ठीक है, जैसे आपने देखे होंगे बॉर्डर रोड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत अच्छे अच्छे रोड बनाता है, माउंटेन एरिया को काट के या केव्स वगैरह गुफा बनाकर, ठीक है, सुरंगें बनाकर वो बनाता है। इसके अलावा आपने देखा वो सुना होगा दुबई में या जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है वहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऐसे देश हैं जिन्होंने क्या किया, समुद्र के पानी को पीछे धकेल करके वहाँ पर आइलैंड्स बना लिए, मैन मेड आइलैंड्स, मतलब मिट्टी डाल डाल करके वहाँ पर आइलैंड्स बना लिए। तो वो क्या हो गया, प्रकृति ने उसको क्या कर दिया, टेक्नोलॉजी दी है, उससे उन्होंने क्या किया, उसमें मॉडिफाई कर दिया। और तकनीक ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था आपको, रेड का, येलो का और जो ग्रीन का, कि जैसे प्रकृति ने बताया कि अगर घर्षण जब होता है, मतलब कोई चीज़ अगर रगड़ खाती है, ठीक है, तो उससे क्या है, कोई जो एनर्जी पैदा होती है। तो मनुष्य ने उस चीज़ का यूज़ किया, घर्षण से क्या उन्होंने क्या किया, आग का आविष्कार कर लिया, या जो गति के नियम हैं, गति के जितने नियम हैं उसके बेसिस पे उन्होंने गाड़ी चलाना हो, जहाज उड़ाना हो, ये चीज़ें हैं वो बना दी। मतलब कि जो प्रकृति ने दिया है उसका उन्होंने यूज़ करके क्या, उसको सिस्टमेटिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उनको क्या है, अपनी जो लाइफ है उसको क्या अच्छे से है वो रन किया है। और उसका परिणाम क्या हुआ, आज मनुष्य ने हर चीज़ का अंधाधुंध है वो, या आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया है। इससे क्या हुआ, नेचर है उसके हर क्षेत्र पर, चाहे वो प्लांट्स पे हो, चाहे वो स्पीसीज पे हो बहुत ज़्यादा, चाहे ओशंस पे हो, उन पे क्या बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। चाहे ग्लेशियर का पिघलना हो, चाहे नदियों का रास्ता हो, उन पर बहुत, या ग्लोबल वार्मिंग हो, टेम्परेचर का बढ़ना हो, इन सब पे, क्लाइमेट चेंज हो, इन सब पे क्या प्रभाव पड़ा है। क्यों पड़ा है, क्योंकि मानव ने प्रकृति के बहुत सारे कामों में इंटरफेयर किया है, चाहे वो जंगलों को काटना हो, चाहे